राधे राधे दोस्तों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो पाचन एवं पोषण यानी डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन है। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वही सब करवा रही हूँ। सारे के चैप्टर्स मैं नहीं करवा रही हूँ कवर यहाँ पे। तो और बाकी पहले के भी चैप्टर्स है वो सब क्लियर हो चुके हैं, उन सब का क्लास बन चुका है। तो आप मेरे चैनल पे जाके जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो हम आज की जो ये क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पाचन एवं पोषण यानी डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इसमें लिखा गया है कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं? जैव अणु। जीव ऊतक जो होते हैं उसमें जितने भी कार्बनिक यौगिक मिलते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। और यहाँ पे जीव एवं निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तत्व दिया हुआ है, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भूपर्णपट्टी में कितना है? 0.14% है और मानव शरीर में है 0.5%। कार्बन जो है वो भूपर्णपट्टी में कितना है? 0.03% है। वहीं मानव शरीर में कितना परसेंट है? 18.5। ठीक है। ऑक्सीजन भूपर्णपट्टी में 46.6% है और वहीं मानव शरीर में 65% है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत थोड़ा है, इसका एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ यहाँ पे। और वहीं मनुष्य शरीर में कितना है? 3.3% है नाइट्रोजन। सल्फर की बात की जाए तो भूपर्णपट्टी में वो 0.03% है, वहीं मानव शरीर में 0.3% है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम जो है वो भूपर्णपट्टी में 2.8% है, वहीं मानव शरीर में 0.2% है। कैल्शियम भूपर्णपट्टी में 3.6% है और मानव शरीर में 1.5% है। मैग्नीशियम जो है वो भूपर्णपट्टी में 2.1 और मानव शरीर में 0.1% है। सिलिकॉन है जो कि 7.7 भूपर्णपट्टी में है और बहुत कम सिलिकॉन होता है, मतलब नगण्य ना के बराबर ऐसा सिलिकॉन होता है मानव शरीर में। अब यहाँ हम देखते हैं, इसमें दिखा रहा है कि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची दी गई है। ये सोडियम का जो सूत्र होता है वो Na+ होता है, पोटेशियम का K, कैल्शियम का एक सेकेंड, हाँ, तो कैल्शियम का Ca और मैग्नीशियम का Mg, जल का H2O, यौगिक की बात की जाए तो NaCl, CO3, PO3, SO2, ये सब क्या है? यौगिक है। यदि यौगिक ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक जो है वो ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप यानी CO2 और जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहेंगे। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जो कि क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश मिलते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले लिखा हुआ है कि कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव, इसको कि 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले में दिया गया है शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव जैसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि का विकास करते हैं। शरीर की वृद्धि के विकास के लिए जो हमारे ऊर्जा चाहिए होती है वो हमें प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा में लिखा है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, जो कि सुरक्षा प्रदान का एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि विटामिन, खनिज, लवण, जल इत्यादि। शरीर की वृद्धि विकास हेतु भोजन अवयव क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कठोर शारीरिक श्रम करने पर अधिक ऊर्जा जो खर्च होती है
जिसकी पुनः प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहते हैं और श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है इसका अनुपात कितना होता है, 1:1, 1:2:1 अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये शरीर को मुख्य ऊर्जा स्रोत है। क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का आधार सूत्र की बात की जाए तो ये क्या है, CH2N। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में निहित कुल भोजन ऊर्जा का 60% से 80% अंश प्रदान करता है। उदाहरण इसका क्या है, मंड, चीनी, ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और कार्बोहाइड्रेट के अगर प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है, तो इसमें है रोटी, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, शक्कर, गुड़, दूध, फल, चुकंदर, आलू और शकरकंद, मतलब ये सब ऊर्जा के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात की जाए तो शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, जिसमें कि सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह केवल एक शर्करा अणु से निर्मित है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज आदि, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड में आते हैं। और सेकंड है डाइसेकेराइड, ये 2 इकाइयों के बने होते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, थर्ड है पॉलीसेकेराइड, यह मोनोसेकेराइड्स के कई अणुओं के मिलने से निर्मित है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड जो है वो जल में अघुलनशील होते हैं। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेल्यूलोज में पाया जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन जंतु यकृत में, काइटिन, आर्थ्रोपोड्स आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कार्य की बात की जा रही है तो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहला है सेल्यूलोज, यह ग्लूकोज का बहुलक पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास एवं कागज इसी के बने होते हैं। सेल्यूलोज का पाचन पशुओं में होता है, मानव में नहीं। सेकेंड है शर्करा और थर्ड है स्टार्च। स्टार्च के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ जो कि रासायनिक रूपों से एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों की बात की गई है तो पहला में क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका डेफिनेशन में दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से ग्लूकोज की शरीर में अनुपलब्धता से रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट हो जाती है। रक्त में ग्लूकोज की कमी से चक्कर आना, थकान व ऊर्जा की कमी आदि लक्षण नज़र आते हैं। किसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया, पहला है स्टार्च युक्त, दूसरा है शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त कौन कौन से हैं स्रोत कार्बोहाइड्रेट के, रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला। और शर्करा युक्त कौन कौन से हैं, गुड़, चीनी, खजूर और मुनक्का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। अंग उत्तक कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होने पर शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी। स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला रंग देते हैं, यह स्टार्च परीक्षण विधि है। वसा नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि फैट की बात की जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और O2 से मिलकर बने, यानी कि ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल से बना यौगिक है वसा। ठीक है, सरसों का तेल, नारियल का तेल, घी हमारे शरीर के अतिरिक्त ऊर्जा आदि वसा के उदाहरण है। वसा के उदाहरण क्या क्या है, सरसों के तेल, नारियल के तेल, घी, ये सब। यह जल में अघुलनशील है किंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और पेट्रोलियम में घुल जाता है वसा, परंतु जल में यह अघुलनशील है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
वसा ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा प्रदान करते हैं क्योंकि वसा अणुओं में कम ऑक्सीजन होती है। शरीर में इसका जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के स्रोतों की बात की जाए यानी कि सोर्स ऑफ फैट की बात की जाए तो वो है मक्खन, घी, पनीर, दूध, अंडे की जर्दी और गिरी, मांस और जितने भी खाद्य तेल है, खाने लायक जितने भी तेल है वो सब वसा के स्रोत हैं। वसा के कार्यों की बात की जाए तो पहले नंबर पर दिया हुआ है कि शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना, विभिन्न अंगों को चोटों से बचाना, कोशिकाओं एवं ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं जैसे कि कोशिका झिल्ली तथा अन्य अंग। ठीक है। वसा की कमी से त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है वसा के ही कारण। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है व रक्तचाप बढ़ जाता है। ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त वसा शरीर द्वारा बाद में उपयोग हेतु संचय भी की जाती है। यदि हम भोजन की इतनी अधिक मात्रा लें कि उससे उत्पन्न समस्त ऊर्जा का शरीर द्वारा किए गए कार्यों में उपयोग न हो तो अतिरिक्त ऊर्जा हमारी त्वचा से नीचे सहत्वचय वसा के रूप में संचित हो जाती है। थर्ड है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का फर्स्ट पॉइंट है यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के वे यौगिक है जो शरीर के विकास के लिए व ऊतक की टूटी फूटी मरम्मत के लिए आवश्यक है। दूसरा है प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत में होता है। प्रोटीन में पाए जाने वाला बंध अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध कहलाता है। प्रोटीन में जो पाया जाने वाला बंध है वो क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना कैलोरी प्राप्त होती है? 4 कैलोरी प्राप्त होती है। चावल में प्रोटीन जो है वो अनुपस्थित होता है। दूध, दाल, सोयाबीन, अंडे व मांस में इसकी प्रचुरता होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा है कि प्रोटीन शब्द का प्रथम जो प्रयोग करता, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग तो वो कौन थे? जे बर्जेलियस। कब किया था इन्होंने? तो 1938 में, 1938 में। मानव शरीर का 15% भाग जो होता है वो बस प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन की इकाई की बात की जाए तो वो क्या है? अमीनो अम्ल है प्रोटीन की इकाई। अब यहाँ पे प्रोटीन के प्रकार या कार्य की बात करते हैं तो पहला है एंजाइम। जैव उत्प्रेरक शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं। परिवहन प्रोटीन की बात की जाए तो रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाया जाता है। संकुचनशील प्रोटीन की बात करें तो गति या चालन के लिए मांसपेशियां का संकुचन करते हैं। हार्मोन की बात करें तो कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, यह शरीर के अनेक कार्यों को करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो कोशिका तथा ऊतकों की संरचनात्मक भाग बनते हैं। रक्षात्मक प्रोटीन की बात करें तो संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं जैसे प्रतिजैविक। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। भोजन में हम इन्हें अमीनो अम्ल के रूप में लेते हैं। दूध, अंडा, दालें, पनीर, मांस तथा मछली इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार हम देखते हैं, पहला है सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि है इसका एग्जाम्पल है केरेटिन, जिसके केरेटिन में क्या क्या आता है? बाल, नाखून, सींग, खुर आदि में। इलाइडीन यानी नाखून के जीवित भाग में। केसिन यानी दूध में। ओसिन यानी हड्डियों में। एक्टिन व मायोसिन यानी कि मांसपेशियों में। कॉन्ड्रिन यानी उपास्थियों में। एल्ब्यूमिन यानी अंडे की सफ़ेदी में। फाइब्रिनोजन ये यानी रक्त में। फाइब्रियन यानी कि रेशम के धागों में। संयुगी प्रोटीन है सेकंड यानी कि कंजगेटेड प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु, लोहा, तांबा, ग्लूकोज या लिपिड से भी होता है। उदाहरण इसके क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फोप्रोटीन्स इत्यादि। थर्ड हमारा है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन। ये प्राकृतिक प्रोटीन है के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन, फाइब्रिन इत्यादि। अब हम प्रोटीन के कार्यों की बात करें तो प्रोटीन के कार्य जो है आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं।
गति एवं प्रचलन में सहायता करते हैं। एंजाइम प्रोटीन जैव उत्प्रेरकों व जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। हार्मोन शरीर की अभिक्रिया का नियमन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका व ऊतक का निर्माण करते हैं। संकुचन प्रोटीन या पेशीय संकुचन व चलन हेतु उत्तरदायी है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं तो पहला है क्वाशियोर्कर। इसमें हाथ पांव दुबले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाना, भूख कम लगना, शरीर सूज कर फूलना, त्वचा पीली व शुष्क होना, चिड़चिड़ा होना आदि इसके लक्षण हैं। सेकेंड है मेर्समस। यह रोग भोजन में प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसमें मांसपेशियां ढीली हो जाती है, रोगी दुबला पतला, चेहरा दुबला और आंखें कांतिहीन और अंदर धसी हुई हो जाती है। जल देखते हैं नेक्स्ट। तो शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है? 70 से 80% हमारे शरीर का जो भाग है वो बस जल होता है। जल हाइड्रोजन के 2 व O2 के एक परमाणु से मिलकर बना है। वर्षा के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। जल पसीने व वाष्प द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग निर्जलीकरण है। शरीर की अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है जल। खनिज लवण नेक्स्ट देखते हैं। तो खनिज लवण धातु अधातु व उनके लवण खनिज लवण है। ये हमारे शरीर का 4% भाग बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वृहद पोषक और दूसरा है सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक की बात करें तो इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम इत्यादि। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की जाए तो इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में मतलब जो है ज़रूरत होती है, जिसके एग्जाम्पल है ये सब। प्रमुख खनिज की बात की जाए तो पहला है सोडियम। दैनिक मात्रा में सोडियम कितना हम लेते हैं तो 2.5 ग्राम लेना चाहिए। इसके मुख्य स्रोत क्या है? साधारण नमक, मछली, अंडे और दूध। कार्य की बात की जाए तो शरीर में पानी की प्रचुर मात्रा बनाए रखना, पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण। पोटेशियम दैनिक मात्रा में 1 ग्राम। कार्य इनका क्या है? पेशी संकुचन व तंत्रिका आवेग का संचरण। कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो दैनिक मात्रा कितना है? 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत है दूध, मांस, अन्न और सब्जियां। कार्य इसका क्या है? धातु व हड्डियों की रचना व मरम्मत। कैल्शियम की कमी से हड्डियों, पेशियों में दर्द एवं ऐंठन जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसके कारण बार बार फ्रैक्चर की शिकायत रहती है। उसके बाद है नेक्स्ट है लोहा। आवश्यक दैनिक मात्रा कितना है? 25 से 35 ग्राम। सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी है। मुख्य स्रोत हरी सब्जी, गाजर, पालक, मांस, टमाटर। कार्य इसकी बात किया तो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। इसकी कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयोडीन नेक्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन के मुख्य स्रोत क्या है? काला नमक, रतालू जलीकद। कार्य क्या है इसका? गलगंड रोग से सुरक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा जस्ता, जिसका मुख्य स्रोत है यकृत व मछली। इसका कार्य है इंसुलिन कार्यकी के लिए। जिंक मानसिक विकास तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम यह ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है तथा इसकी कमी से पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम में कमी आती है, जिससे झटके, ऐंठन तथा मितली आदि लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन, जिसके खोजकर्ता कौन है? फंक, और इन्होंने खोज किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि व रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग उत्पन्न होते हैं। यह केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं। घुलनशील के आधार पर विटामिन के प्रकार की बात की जाए तो पहला है जल में घुलनशील विटामिन बी व सी। सेकेंड है वर्षा कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन क्यू। विटामिन के कार्य व स्रोत की बात की जाए तो विटामिन ए में दिया हुआ है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है रतौंधी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसके कारण हमें रात्रि में कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थेलिमिया। इसका मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए के दूध, घी, अंडा, मक्खन, टमाटर, सब्जियां, मछली और तेल।
सेकेंड है हमारा विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात करें तो आँखों का लाल होना, त्वचा व जीवा का फटना। इसके मुख्य स्रोत है मांस, सोयाबीन, दूध, अंडे, मुर्गी, हरी सब्जियां। विटामिन B3 की बात करें इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात करें तो बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, पैरों में जलन, पेशियों में लकवा। मुख्य स्रोत है मांस, जिगर, मूंगफली, दूध और अंडे। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5, यानी इसके रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से उत्पन्न रोग है फोड़ा, फुंसी व विलेग्रा यानी कि मानसिक विकार। मुख्य स्रोत की बात की करें तो ये मांस, मूंगफली, आलू और मटर से प्राप्त होता है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात करें तो शरीर का भार कम होना, एनीमिया, मस्तिष्क विकार। मुख्य स्रोत है यकृत, मांस और अनाज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन B7 या फिर इसको हम लोग विटामिन BH भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से उत्पन्न रोग है शरीर में दर्द, वृद्धि में कमी, लकवा रोग। मुख्य स्रोत अंडा, मांस, यकृत, दूध और फल है। विटामिन B9 की बात करते हैं जिसको हम लोग फोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से उत्पन्न रोग है एनीमिया और पेचिस। मुख्य स्रोत है हरी सब्जी, अंडा, चेस्ट और सेब। नेक्स्ट है हमारे B12, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोवेलिन। इसके कमी से उत्पन्न रोग है रक्त की कमी। इसका मुख्य स्रोत है यकृत, मांस और दूध। विटामिन C है नेक्स्ट, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात की जाए तो स्कर्वी, दांत व मसूड़ों से रक्त बहना। इसका मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो नारंगी, नींबू, टमाटर और आंवला है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से उत्पन्न रोग की बात की जाए तो रिकेट्स, दांतों का सड़ना। मुख्य स्रोत जो है वो मछली की यकृत, मांस, मक्खन। रिकेट्स रोग से वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रिकेट्स रोग में अस्थि विकलांगता उत्पन्न होती है जिससे टांगे, धनुष्कर, कबूतरनुमा वक्ष और दांतों के एनेमल का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात करें तो जनन क्षमता में कमी। मुख्य स्रोत इसके मुख्य स्रोत है दूध, मक्खन, अंकुरित गेंदू और पत्तेदार सब्जी। विटामिन K नेक्स्ट इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों की बात करें तो ये ऐंठन, हीमोफीलिया, चोट लगने पर रक्त का लगातार बहना। मुख्य स्रोत है सोयाबीन, टमाटर और हरी सब्जी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन Q। इसे हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं। हरी सब्जियां तथा सोयाबीन से प्राप्त होता है। यह विटामिन E की न्यूनता से संबंधित है। ऑक्सीकरणी फॉस्फेटरीकरण का कार्य करता है। कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन D एवं K का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से होता है। विटामिन K जो है वो जीवाणु द्वारा हमारे कॉलन में संश्लेषित होता है जहाँ से उसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वरित भोजन यानी कि फास्ट फूड की बात करते हैं। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि हमें स्वस्थ शरीर नहीं देते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और अच्छी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। वसा अधिक होती है जो वजन बढ़ाती है जिससे दिल का दौरा, रक्तचाप, गुर्दे, गठिया, मधुमेह आदि रोग होते हैं। किसी भी आहार से प्राप्त कैलोरी में कम मात्रा में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, नमक, शक्कर आदि होने चाहिए, लेकिन फास्ट फूड में ये अधिक होते हैं। इसलिए वर्तमान में स्कूल के बच्चों में मोटापा, विकृत एवं कमजोर मानसिकता होती जा रही है, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं व आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फूड पेय का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक फूड बीवरेज। इसमें हम देखते हैं इन पेय पदार्थों में फास्फोरेट का उच्च स्तर पाया जाता है जिससे कैल्शियम की तुलना में फास्फोरेट की अधिक मात्रा होने से यह हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव डालता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर को अत्यधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है जो हमें दूध, अंडे आदि से मिलता है, परंतु सिंथेटिक पेय पदार्थों के बढ़ते चलन के कारण
किशोरों की वृद्धि संपूर्ण प्रकार से नहीं हो पा रही है। पेय पदार्थों में अधिक मात्रा में शक्कर का प्रयोग होता है, जिससे शरीर में उसे नियंत्रित करने हेतु अधिक इंसुलिन का स्रावन होता है, जो बाद में मधुमेह या फिर जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं रोग तथा पेय पदार्थों से उपस्थित कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक पेय पदार्थ शरीर की उपापचयी क्रियाओं को उचित प्रकार से नहीं करने देते हैं, जिससे शरीर में तनाव की अवस्था आती है, जो मस्तिष्क कैंसर, मानसिक व भावनात्मक विकारों को जन्म देती है। इन पेय पदार्थों के सेवन से शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो हमारे पाचन तंत्र को भी धीरे धीरे विकृत करता है। ये पदार्थ पोषण नहीं देते हैं। इनमें उच्च शक्कर, सोडियम व कैफीन होती है, जो शरीर निर्जलीकरण का कारण बनती है और मोटापा तथा कई रोग देती है। इनसे मानसिक विकार बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा सुपोषण और कुपोषण की बात करें और तथा अल्पोषण की बात करते हैं, तो वह पोषण जिससे मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण विकास होता है, उसे सुपोषण कहते हैं। पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन जिन भोज्य तत्वों की आपूर्ति शरीर के लिए अनिवार्य है, यदि वे भोजन उचित मात्रा में प्राप्त ना हो तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। अल्प पोषण का मतलब है उस भोजन से है जिसमें पोषक तत्व का सर्वथा अभाव रहता है। भोजन के प्रमुख घटकों की बात करें तो भोजन में पाए जाने वाले जटिल रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने हेतु एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु उचित मात्रा में अति आवश्यक होते हैं। भोजन के घटक या पोषक तत्व कहलाते हैं। इनके 6 प्रकार है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। जल पोषक तत्व नहीं है, लेकिन एक अति आवश्यक तत्व है। इनके अतिरिक्त वृक्षांश या आहारी रेशे जो कि पोषक तत्व नहीं है लेकिन भोजन में होने आवश्यक है। वृक्षांश अपचनीय पादप कोशिका भित्ति वाला भाग है। यह कोशिका पचने के बाद बचे अपशिष्ट भाग को शरीर से बाहर निकालने में जंतुओं में पोषण की बात करें तो सभी जंतु पादपों या अन्य जंतुओं से पोषण लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परपोषी जीव जंतु जो भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं वह अविसरणीय अवस्था में होता है। पाचक रसों की सहायता से इन्हें विसरणीय यानी कि डिफ्यूजेबल सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन के लिए विशिष्ट पाचन अंग जिसे कि हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं वो होते हैं। इन अंगों का तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। पाचन की आवश्यकता की बात करते हैं तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो भोजन को सरल पदार्थों में विघटित कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में आहार नाल व संबंधित ग्रंथियों में बांटा गया है। आहार नल इसमें दिया हुआ है कि इसके निम्न भाग हैं जो कि हमारे टंग से शुरू होकर एनस तक पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत में पाचन होता है और एनस से बाहर। मुख गुहा की बात करते हैं यानी कि बुकल कैविटी की बात करें तो मुख के अंदर पाए जाने वाली गुहा बाहर से ऊपरी और निचले होठ द्वारा रक्षित होती है, जिनमें जबड़े दांत होते हैं। स्वाद का ज्ञान कराने के लिए स्वाद कलिका युक्त मांसल जीभ होती है यानी टंग होती है। लार यानी कि सालिवा स्रावित करने वाली लार ग्रंथि जिसे हम सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं भी होती है। मांड यानी कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिनमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। दांतों के प्रकार की बात की गई इसमें, जिसमें दिया हुआ कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक और योग। कुल योग इसका सब करके दिखाया गया है। ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े में 4 कृंतक होते हैं और निचले जबड़े में 4 कृंतक होते हैं। योग एवं विशेषता की बात की गई है तो टोटल 8 होते हैं, यानी कि हमारे मुंह में जो है मतलब हमारे दांतों में टोटल 8 ऊपर नीचे के मिलाकर 8 कृंतक होते हैं जो कि धारदार होते हैं। इसका काम क्या होता है? भोजन को काटना है। रदनक की बात करें तो ऊपर के जबड़े में 2 और निचले जबड़े में भी 2 होती है और टोटल 4 होते हैं और ये नुकीले होते हैं और इसका काम है भोजन को चीरना। अग्रचवर्णक की बात की जाए तो ऊपरी जबड़े में भी 4 और निचले जबड़े में भी 4 होते हैं और ये खुदरे होते हैं। टोटल ये 8 होते हैं। इसका काम है भोजन को चबाना।
चवरने की बात करें तो ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6 होते हैं, टोटल ये 12 होते हैं। और ये खुरदरे होते हैं, इसका भी काम क्या है, भोजन को चबाना। मतलब टोटल हमारे ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत और टोटल 32 दांत होते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांत के बीच फंसे भोजन को शर्करा विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इससे दांत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों को असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंताशय के लिए अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती है जो कि लार स्रावित करती है। भोजन को चबाने पर लार निकल कर भोजन में मिलती है, जिससे भोजन लुगदी नुमा हो जाता है। लार रस चावल की मंडी शर्करा में बदल जाता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका या अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग जो है वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। बोलने, भोजन का स्वाद, भोजन में लार मिलाने के लिए जीभ उपयोगी होता है। इसमें स्वाद कलिकाएँ भी होती है। जिह्वा के स्तर पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्वादाकूर कहते हैं। स्वादाकूर जो है वो भोजन के स्वाद व प्रकृति का पता लगाते हैं, जैसे नमकीन, मीठा या फिर खट्टा है वो भोजन। जिह्वा का जो अग्रभाग है, अग्रभाग से मीठे, पश्च भाग से कड़वे व जिह्वा का जो बगल के भाग है उससे हम खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं। जिह्वा भोजन के चवर्णक दांतों की ओर धकेलती है। जिह्वा भोजन को चवर्णक दांतों की ओर धकेलती है। ये इसके पार्ट दिए गए कि किस किस पार्ट से हम किस टाइप का टेस्ट कर सकते हैं। निगला हुआ भोजन जो है वो ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भांति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है, भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। कभी कभी आमाशय द्वारा भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे वमन यानी कि उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये खाते समय बात करते हैं तो खांसी उठती है या हिचकी आती है या घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका में आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है या ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु के भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करता है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन के ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी या खांसी आती है। आमाशय जो है वो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा व यू आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है व दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। इसका आंतरिक स्तर यानी कि सतह श्लेष्मा HCl अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर यानी सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल भोजन के साथ साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस जठररस क्रिया कर प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब हम ग्रसनी की बात करते हैं, यानी कि फेरिनक्स की बात करते हैं, तो मुख्य गुहा व ग्रास नली के बीच होती है। इसका कार्य भोजन को निगलना है। ग्रास नली यह संकरी नली है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। आमाशय यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा की बाहरी ओर स्थित होती है, जिनमें जठर यानी कि आमाशय रस स्रावित होता है। जिनसे आमाशय रस की बात करते हैं यानी कि गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, तो आमाशय के स्तर से स्रावित रंगीन खट्टा द्रव्य जिसमें 90% जल व 0.5% HCl तथा पेप्सिन, रेनिन एवं लाइपेज एंजाइम होते हैं। इनका pH वैल्यू जो होता है वो 0.9 से 1.5 होता है। आमाशय के कार्यों की बात करें तो भोजन का संग्रहण करता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ से आरंभ होता है।
HCl स्रावित कर भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन HCl के साथ मिलकर प्रोटीन अणुओं को पेप्सिन एक प्रोटोजोआ में बदल देता है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिनोजन की केसिन में बदल देता है, जिसका पेप्सिन द्वारा पाचन होता है। अमाशय जो है ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल एवं कई प्रकार की दवाइयों को अवशोषित भी करता है। नेक्स्ट हम छोटी आंत की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो यह अमाशय व बड़ी आंत के बीच में 22 फीट लंबी अत्यधिक घुमावदार नली है। इसके 3 भाग है। पहला है डियोडेनम। यह आंत का प्रारंभिक भाग है जो कि सी आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसमें पीत एवं अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती है। दूसरा है जेजुनम। यह बीच का कुंडलित भाग है जो भोजन का पाचन एवं शोषण करता है एवं अंतरीय रस को स्रावन करता है। सेकेंड है हमारा इलियम, जो छोटी आंत का पश्च भाग है जो 3 मीटर लंबा होता है तथा सीकम के पास समाप्त होकर बड़ी आंत से जुड़ता है। इसमें कई पाचक ग्रंथियां पाई जाती है एवं यह अवशोषण भी करता है। छोटी आंत के कार्यों की बात करें तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में अग्नाशय द्वारा स्रावित पाचक रस आता है, जिससे छोटी आंत का पाचन माध्यम क्षारीय हो जाता है, जिसका pH 7.1 से 8.2 तक होता है। इसके मुख्य एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिनोजन एवं ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये सभी यौगिक अपने सरलतम अवयव में अपघटित हो जाते हैं। छोटी आंत इसमें उपस्थित अंकुरों की सहायता से भोजन का अवशोषण भी करती है। आंतररस के नाम व कार्य की बात करें तो आंतररस की भित्ति में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथि को स्रावित रस को आंतररस व सकस एंट्रिकस कहते हैं, जिनमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है पेप्टिडेज, ये प्रोटीन के पेप्टोन पर क्रिया कर अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरा है माल्टेज पर क्रिया कर उसे ग्लूकोज में बदलता है। तीसरा है सुक्रेज, यह सुक्रोज शर्करा के ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। चौथा है लैक्टोज, यह दूध को शर्करा पर क्रिया कर उसे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में बदलता है। पांचवा है लाइपेज, वसा पर कार्य कर वसीय पदार्थों को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वहीं छठा है एंट्रोकाइनेज, यह एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। क्षुद्रांत की बात करें तो लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग को दाहिनी और उपस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीतरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पीताशय कहते हैं। पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्की पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत के अवशोषण की बात करें तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसे प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत के अतिरिक्त भित्ति पर उंगली की समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 व जल में होता है। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का अवशोषण होता है वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 व जल में हो जाता है। वह ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है वृद्धांत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत की बात करें तो छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत के कॉलन से जुड़ता है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। इसके 3 भाग है। पहला है कॉलन, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग जिसके अंदर की सतह पर सूक्ष्म अंकुर नहीं होते हैं तथा गोप्टेल कोशिका म्यूकस स्रावित
दूसरा है सीकम 10 सेंटीमीटर लंबी नली जो कॉलन से जुड़ी होती है। इसके अंत में अपेंडिक्स पाया जाता है। मलाशय यानी रेक्टम की बात करें तो आहार नाल का अंतिम भाग लंबी नली के रूप में होता है। इसके अंतिम छोर पर वृत्ताकार छिद्र होता है जिसे मालद्वार कहते हैं। प्रदंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह जल व कुछ लवणों का अवशोषण करती है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल लवण अत्यधिक क्षति होना। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। जीवों में पाचन की प्रमुख जानकारी। पहला अमीबा में पाचन। तो इसके पॉइंट दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ संघ का यह प्राणी जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय है तथा पाचन अंग अनुपस्थित होता है। अमीबा जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है कूटपादों द्वारा भोज्य पदार्थों के चारों ओर खाद्य धानी का निर्माण कर लेता है। भोज्य पदार्थ युक्त खाद्य धानी के अमीबा के शरीर में जाते ही उपापचयी रसों का स्रवण होने लगता है जिससे धीरे धीरे भोज्य पदार्थों का पाचन होने लगता है। ये अमीबा का फिगर है। अमीबा की कोशिका को घेरे हुए एक कोशिका झिल्ली होती है। इसमें एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसधानियाँ होती है। अमीबा अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादप यानी कि कृत्रिम पाँव कहते हैं जो इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्यदानी में फंस जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एडोसाइटोसिस कहलाती है। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होता है जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है जो धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। हम युगलीन में पाचन देखते हैं तो युगलीन एवं में स्वपोषी या पादप समपोषी एवं मृतपोषी प्रकार का पोषण होता है। इस प्रकार को दोहरी पोषण विधि या मिश्र पोषी पोषण कहलाती है। केंचुओं में पाचन। तो केंचुओं का भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। मिट्टी के साथ विशेषकर वनस्पति को खाता है। केंचुआ अपनी ग्रसनी की पंपिंग क्रिया द्वारा अपना भोजन लेता है। पहले यह अपने मुख को मिट्टी के कणों को मुख प्रकोष्ठ में खींच लेता है। ग्रसनी से शरीर भित्ति तक फैला पेशियों की क्रिया द्वारा ग्रसनी की इस क्रिया को बल मिलता है। केंचुए की आहार नाल एक पूर्ण और सीधी नली होती है जो शरीर के संपूर्ण लंबाई में फैली होती है। मुख्य और गुदा क्रमशः इसके अगले व पिछले छिद्र होते हैं। घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कि कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रामंथन यानी कि जुगाली करना कहते हैं। तो ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है और बहुत से जंतु व मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंतनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है।